अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप आज भी खैरियत से हैं। हमारे इस शो को देखने के लिए हमारे साथ हैं और दिन का आगाज या तो कर चुके हैं या करने वाले हैं और अच्छे से करने वाले हैं। जनाब, आज 5 अगस्त है। अगस्त का महीना वैसे तो हमारे लिए इसलिए खास है कि इसमें हमें पाकिस्तान हासिल हुआ और हमारी आज़ादी का महीना है, लेकिन यही महीना कश्मीरियों की कैद के ऊपर मजीद कैद का महीना है। जब आज से 2 साल पहले भारत ने कश्मीरियों के बुनियादी हक को तो खैर पिछले कई दहाइयों से 7 दहाइयों से सल्ब किया हुआ है, लेकिन आज से 2 साल पहले एक सब जेल के अंदर उनको कैद कर दिया और उसके साथ साथ जो कश्मीर का खुसूसी कश्मीर की जो हैसियत थी आर्टिकल 370 और 30 और 35A इन पर्टिकुलर, उसको रिवोक करने के बाद भारत ने कश्मीर को एनेक्स करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ कश्मीरी आज भी एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। बिल्कुल, आज यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है दुनिया भर में भारतीय तसल्लुत के खिलाफ, और इसी हवाले से हमारे शो में डिटेल बात भी होगी और कश्मीरियों के हवाले से भी और पाकिस्तान के नैरेटिव को भी हवाले से दुनिया भर में इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान बार बार जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के 2 साल मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सयाह मना रहे हैं। सिंध के अलावा बाकी सूबों में स्कूल्स खुले रहेंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फैसले। इमरान खान का पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में बड़ा सरप्राइज। अब्दुल कयूम नयाजी PTI के पहले वजीर आज़म बन गए। कोरोना की चौथी लहर बेकाबू, सैकड़ों अफराद मुतासिर, कई जिंदगियों के चिराग गुल। टोक्यो ओलंपिक्स में नेजा फेंकने के फाइनल मुकाबले में पहुंचने वाले अरशद नदीम होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। रन ऑफ कच्छ पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन सियाहती मरकज बन सकता है। जानिए सेगमेंट सफर है शर्त में। आज अरशद नदीम एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद होंगे, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद। बिल्कुल, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। मकबूजा कश्मीर की बात हमने करनी है, जो कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान की शहरक है। मकबूजा कश्मीर के अंदर आज गैर कानूनी भारतीय कब्जे को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और इसी सिलसिले में पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में यौम सयाह और यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है। वैसे तो कश्मीरी गुज़िश्ता 75 साल से भारतीय फ़ौज की मज़ालिम सह रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों ने तो इन जुल्म सितम की इंतहा ही कर दी है। और सिर्फ आज से 2 साल पहले हम अगर चले जाएँ 5 अगस्त 2019 को, तो भारत ने तमाम आलमी मुआहदों को तोड़ा, उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म की, मकबूजा वादी पर गैर कानूनी कब्जा किया और कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए कर्फ्यू नाफिज किया। इसी हवाले से आज हमने बात करनी है। बिल्कुल बात करनी है और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हुर्रियत यासीन मलिक साहब की अहलिया मिसाल मलिक साहिबा। उनको हम खुशामदीद भी कहेंगे। बहुत शुक्रिया मिसाल मलिक साहिबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आज जो हमारा बेसिकली आज का जो सबसे अहम दिन है जिसमें हम बात करने वाले हैं, दुनिया भर में आज हम बात करें यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से क्या कहेंगी, जो मकबूजा कश्मीर में भारतीयों का या भारतीय फौज का गैर कानूनी जो एक कब्जा है उसके हवाले से? देखिए, ये दिन 2 साल हो गए हैं इस घिनौने इक़दाम को जो हिंदुस्तान की सरकार ने किया, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू यूनिलैटरली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जिसकी ऑलरेडी इसके 3 और फरीक हैं। सबसे पहले तो कश्मीर जो प्रिंसिपल पार्टी है। ठीक है मिसाल साहब, आपको यहाँ पे साथ रोकना पड़ेगा, हमने एक ब्रेकिंग न्यूज पे जाना है। इस वक्त वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब इस्लामाबाद में बातचीत कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। आइडियोलॉजी हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त हुक्मरानी कर रही है वो पाकिस्तान को कभी भी कश्मीर कॉज से पीछे नहीं हटा सकेगी। पाकिस्तान का हर फर्द कश्मीरियों के साथ था, कश्मीरियों के साथ है और कश्मीरियों के साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान का हर फर्द कश्मीरियों के साथ है, कश्मीरियों के साथ रहेगा। आपको बताएं कि सदर आरिफ अलवी इस रैली की क़यादत कर रहे हैं जो अब से कुछ देर पहले निकाली गई है। इसमें शाह महमूद कुरैशी वफाकी वज़ीर ख़ारजा, फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात और दीगर अहम जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना के अहम वज़रा इसमें शामिल थे। कुछ देर पहले सदर आरिफ अलवी ने भी इस हवाले से तकरीर की और अपने ख्यालात का इजहार किया और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया। मिसाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मिसाल साहब, कतई कलामी की माज़रत, ब्रेकिंग पे जाना पड़ा, लेकिन वापस आएंगे और
और मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त भारतीय फौज का जुल्म सितम है और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जा रही हैं, खास तौर पर जो नौजवानों को भारतीय फौज की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है ताकि उन्हें जद्दोजहद आज़ादी से रोका जा सके, क्या मोदी सरकार ऐसी भोंडी हरकतों से कश्मीरियों को इस जद्दोजहद से रोक पाएगी? आज तक तो नहीं रोक पाई, क्या कहेंगी? देखिए, ये चाहे कोई भी हरबा इस्तेमाल कर लें, चाहे जितना भी टॉर्चर कर लें, जितना भी टेररिज्म हिंदुस्तान कर लें, जितने भी लॉफेयर्स कर लें, जितने भी राइट्स कश्मीरियों के छीन लें, मगर उनका जो जज्बा हुर्रियत है वो किसी भी सूरत एक लम्हा भी, एक मोमेंट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा है। यहाँ तक कि हमारी जितनी भी हुर्रियत की अजीम क़यादत है उसको भी जेलों में नज़रबंद किया, टॉर्चर कर रहे हैं, उनको शहीद कर दिया गया। अशरफ सहराई साहब को, कितना ज़्यादा हमारा यूथ इस वक्त जेलों में है। यासीन साहब को एक डेथ सेल में रखा हुआ है, मगर फिर भी जो हमारी कौम के जो जज्बा है उसमें कमी नहीं आई है। ये एक डीप रूटेड सेंटिमेंट है आज़ादी का, और इसके लिए हर घर ने अपनी आज और कल और अपना पास जो है सब कुर्बान किया है, अपनी नस्लों की कुर्बानी दी है और इस आज़ादी की तहरीक को लिखा है। तो जितने भी भोंडी हरकत ये कर ले, मगर मुंह की खानी पड़ती है। मगर कब तक ये जुल्म चलता रहेगा? क्योंकि कश्मीरी कौम जो इस वक्त है वो एक निहत्ती कौम है, और कितना ज़्यादा वो ह्यूमनली पॉसिबल है कि वो मुकाबला कर सकती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक फुली आर्म्ड ऑक्यूपेशनल फोर्स को, अब उनकी आवाम भी वहाँ पर आ रही है, इन दोनों का अकेले निहत्ते होकर मुकाबला करना, तो ये बहुत ही मुश्किल जदोजहद में एक बहुत मुश्किल जदोजहद। लेकिन अगर हम साथ साथ आलमी दुनिया की बात करें तो जो हमने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल देखी, उस पर जो बैनुल-अक़वामी ताकतें, उनका दोहरा मयार देखने में आता है। जब हम बात करते हैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, उसको रोकने की बजाय कहीं कहीं तो हमें ये ताकतें भारत की पुष्टपनाही कर रही हैं। और आलमी दुनिया का दोहरा मयार कब और कैसे खत्म होगा आपके ख्याल में? देखिए, बड़ी बदकिस्मती रही है पास्ट के अंदर भी कि हिंदुस्तान एक बड़ी मार्केट थी दुनिया के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, मल्टीनेशनल्स के लिए, मगर जब से मोदी सरकार वहाँ पर आई है और जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर टारगेट किया गया है और दुनिया भर में जो बदनामी मिली है हिंदुस्तान को, जब से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया है, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुई हैं, कश्मीर के हक़ में आवाज़ उठाई गई है। चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, सिक्योरिटी काउंसिल में 50 साल के बाद 2 सेशंस हुए हैं इसके ऊपर, UN की 2 ह्यूमन राइट्स की कमीशन की रिपोर्ट्स आई हैं इसके ऊपर, इंटरनेशनली बहुत शोर मचा है। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो मोदी सरकार का जो इमेज है इंटरनेशनली, उसकी वजह से भी बहुत टार्निश हुआ है मल्टीनेशनल्स की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से फॉरेनर्स को भी टारगेट किया जाता है, रेप इतना कॉमन हो गया है इंडिया के अंदर, वहाँ पे इनसिक्योर हैं, माइनॉरिटीज़ को जिस तरह टारगेट किया जाता है, फोर्स्ड कन्वर्जन्स हैं वहाँ क्रिश्चियंस की, वहाँ पे मिज़ोरम के अंदर जो क्रिश्चियंस के साथ जो हो रहा है, नागालैंड का आप देख लें, फोर्स्ड कन्वर्जन्स और जो मुसलमानों की जा रही हैं उनको एक्सटिंक्ट किया जा रहा है, उनको उनके वहाँ पे टॉर्चर सेल्स बनाए जा रहे हैं मुसलमानों के लिए, वहाँ पे रोहिंग्यन मुस्लिम्स की तरह उनके भी बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें इंटरनेशनली एक क्लाइमेट तो नहीं बन सकता ना एक सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट का, कि जहाँ पे इंटरनेशनली लोग आएँ और इन्वेस्ट करें और वहाँ पे एक सुकून की फ़िज़ा हो। तो यहाँ पे तो एक बहुत सी मूवमेंट्स में भी शिद्दत आ गई है जब से आर्टिकल 370 को हटाया है। तो 371 के तहत बहुत सी वहाँ मूवमेंट्स हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट हो जाती हैं इस इक़दाम से। अच्छा मिशा, पाकिस्तान बिलअमूम तो पिछले 70-72 साल से और बिलखुसूस पिछले 2 साल से कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठा ही रहा है। भारत का चेहरा भी हम बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं, डोजियर्स भी हमने दिए हैं जो इंडियन टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी। मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत बहाल कराने पर अगर बात की जाए और वहाँ पर जारी इस वक्त जो पाबंदियाँ हैं, इसके लिए आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ मजीद और करने की ज़रूरत है या इनफ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसको और भी ज़्यादा मज़ीद प्रोएक्टिव किया जाए। जिस तेज़ी के साथ वहाँ पे लाखों की तादाद में इंडियंस को डोमिसाइल्स इशू किए जा रहे हैं, इन चंद महीनों के अंदर ही आप देख लें कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 40 लाख डोमिसाइल्स इशू किए गए हैं इंडियंस को। इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स ये एक मिनी इंडिया या एक इंडियन कॉलोनी में तब्दील हो सकता है, और फिर अगर वो प्लेबिसिट कराते हैं तो जो सारी हमारी स्ट्रगल है वो इन वेन चली जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही प्रोएक्टिव पॉलिसी हो और इंटरनेशनली हम इसको हर इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएं, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, चाहे दुनिया के पार्लियामेंट्स के अंदर इस पर एक्टिवली डिबेट्स कराई जाएँ, ग्रुप्स बनाए जाएँ कश्मीर के ऊपर, चाहे हम इसके अंदर इंटरनेशनल थिंक टैंक्स को इंगेज किया जाए, चाहे इस पर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाएँ, चाहे इसके ऊपर बाहर की जो यूरोपियन
जो अदालतें हैं उनके अंदर लेके जाए, अमेरिकन कोर्ट्स के अंदर भी लेके जाया जा सकता है इस मामले को, पीपल्स ट्रिब्यूनल के अंदर भी, ICJ, ICC। तो सिक्योरिटी काउंसिल बहुत से इकदाम है जिसके तहत हम हिंदुस्तान के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का लीगल केस फाइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ऐसे तो भारतीय साजिशों के हवाले से दुनिया भर में इसको बेनकाब हो रही है, लेकिन क्रिकेट में भी भारत जो है वो बहुत ज्यादा कहलें भौंडी चालें चल रहा है। कश्मीर प्रीमियर लीग की बात करें तो बहुत सारे गैर मुल्की खिलाड़ियों को शिरकत से रोकने की कोशिश कर रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि IPL के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद से भारत इतना खौफजदा क्यों है, आपको क्या लगता है? देखिए, डेफिनेटली हिंदुस्तान हर उस चीज़ से खौफजदा होगा जिसके अंदर कश्मीरियों का एक आइडेंटिटी जो है वो दुनिया के सामने नुमाया हो। कश्मीरी एक शनाख्त है, एक कौम है, और जो कश्मीर प्रीमियर लीग बनी है उसके तहत जो कश्मीरी यूथ है, बहुत टैलेंटेड है आज़ाद कश्मीर का, उनको ये एक मौका मिल रहा है कि अपने टैलेंट को एक्सरसाइज करें, दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाएं स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर, और इस एवेन्यू के थ्रू भी कश्मीरी जो हैं वो दुनिया के सामने अपनी स्किल्स मनवाते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है कश्मीरियों को इंटरनेशनल क्रिकेट में पार्टिसिपेट करने का। तो इंडिया तो किसी भी सूरत कश्मीर का लफ्ज़ कश्मीरी लोगों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो क्या उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो बहुत दूर की बात है, एग्जिस्टेंस जो है कश्मीरियों की वो टॉलरेट नहीं कर सकता, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, विजिबल है। जब से जो 70 साल से जो जुल्म हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, ख़ास तौर पे 5 अगस्त के बाद भी जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं और रोज़ बरोज़ वहाँ पे शहादतें हो रही हैं कश्मीरियों के लिए, तो उन्होंने सिर्फ एक बुलेट ही रखी हुई है कि एक बुलेट के थ्रू ही उनको एलिमिनेट किया जाए। उनकी ना आवाज़, ना वो सांस लें, ना वो खाना खाएं, ना वो जिंदा रहें, ना उनको कोई जीने का हक है, ना मरने का। तो स्पोर्ट्स तो वो कैसे टॉलरेट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मिशाल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने साहब मौजू पे बात की और हम सबका ये फ़र्ज़ है कि हम इस पे बात करें, कश्मीर पे और कश्मीरियों के राइट्स पे बात करें। इस वक्त पूरी दुनिया काफ़ी हद तक वैसे दुनिया को होश आया है पिछले कुछ टाइम के अंदर, खासतौर पे इमरान खान साहब की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्पीच के बाद, जो बड़ी इंप्रेसिव स्पीच थी, उन्होंने फिलबदी एक तकरीर की थी, उसके बाद दुनिया जागी है। और अब तो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी 16 यूरोपियन पार्लियामेंट, 16 ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई, और इससे पहले बरतानवी पार्लियामेंट में भी कश्मीर पे बात हो चुकी है। जो ओवरसीज़ कश्मीरी एक्सपैट्स हैं और पाकिस्तानीज़, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के कश्मीर के अंदर रोल को एक्सपोज करने के लिए, चूँकि इंडिया ने पाबंदियाँ लगा रखी है मीडिया के ऊपर। सो इस पर हम बात करते रहेंगे और कश्मीरियों के साथ हम आज के दिन यकीनी तौर पर खड़े हैं। बेशक। इसी नोट पर जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की। तो हर गुजरते दिन के साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल संगीन होती चली जा रही है। अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान जंग में शिद्दत आ रही है और ये लड़ाई दारुल हुकूमत काबुल तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता रोज काबुल में सफारत खानों का ग्रीन जोन धमाकों और फायरिंग से गूंज उठा। अफगान वजीर दिफा के घर को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि धमाकों के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 20 जख्मी भी हुए। अफगान तालिबान ने सूबा हेलमंद के दारुल हुकूमत के 10 में से 9 अजला पर कब्जा करने का दावा भी कर दिया है। उधर जनाब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है, जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स को पाकिस्तान के जो मुशीर सिक्योरिटी हैं मोहित यूसुफ, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जी अगर अमेरिका के सदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन नहीं करते और महज ये एक रियायत है जो सिक्योरिटी ताल्लुकात हैं और रवाबित हैं, तो हमारे पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एग्जॉस्टेड एक किस्म की एक सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट नज़र आती है और सर्द बोरी का शिकार पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात तो हैं ही। बुनियादी तौर पे क्यों है ऐसा? क्या इसकी वजह पाकिस्तान का एब्सोल्युटली नॉट वाला फार्मूला है या इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात हैं? हमारे साथ इस वक्त कामरान यूसुफ सीनियर तजिया और जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। मोहित, बहुत शुक्रिया कामरान हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो मोहित यूसुफ साहब की कल की स्टेटमेंट थी जो कि बड़ी गूंजी, इसकी बड़ी गूंज रही कल, और इस पर बड़े दिलचस्प लोगों के ख्यालात और तज्जिए भी सामने आए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है? क्या अमेरिका जस्ट हमें एक ऑप्शन के तौर पर ले रहा है, या फिर अमेरिका दोबारा हमें उस स्टेज के ऊपर लाना चाहता है जिसमें हम मजबूर होकर दोबारा कुछ अमेरिका की जानिब जाएं और उसको फेवर्स दें? देखिए, सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो जाहिर है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका में, अभी भी अमेरिका में ही हैं वो, और TGISI वहाँ पर गए और उनकी जो वहाँ पे मुलाकातें हुई उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी है। तो एटलीस्ट ये नज़र आता है कि इन मुलाकातों में कोई खातिर खा नतीजा इसका निकला नहीं है, तो शायद उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये बात कही है। एटलीस्ट दफ्तर खारजा में जिन लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि इस बयान को देने की ज़रूरत नहीं थी,
क्योंकि अगर हम पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की बात करें, जो इस वक्त इश्यूज हैं, तो क्या उसके अंदर जो एक टेलीफोन कॉल है वही उसका मामला रह जाता है? तो शायद बेशक कॉल नहीं की गई, लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं थी। तो शायद लगता ये है कि जो भी इंगेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जो कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश की जा रही है, वो कॉमन ग्राउंड मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में मोईद यूसुफ साहब ने ये बयान दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में आम तासुर यही है कि ये उनको बयान नहीं देना चाहिए था, और ये कंट्रडिक्शन भी है क्योंकि पाकिस्तान में से पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया कि अगर जो बाइडेन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात नहीं करना चाहते तो हमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अमेरिका में जाके उन्होंने ये बयान दिया कि वो अभी तक बात नहीं करे और शायद वो एक शिकायत कर रहे थे। तो ये दोनों बातों में एक तजाद नजर आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे एंड पे थोड़ी सी एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है कि जो बाइडेन टेलीफोन पर क्यों बात नहीं करे, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाना, लेकिन जाहिर है ऑप्टिक्स के लिए शायद ये बहुत चीज मैटर करती है। ऑप्टिक्स के लिए मैटर करती है। और आपने कहा कि वो ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए गए थे हम ओहदेदारान पाकिस्तान के, लेकिन ऐसे लगता है कि ताल्लुकात के अंदर कुछ पेशरफ्त नहीं हुई। न सिर्फ पेशरफ्त नहीं हुई बल्कि शायद इस बयान से थोड़ा और भी मसाइल हो सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि जी बहुत सारे आलमी लीडर से जो बाइडेन ने बात नहीं की, तो इमरान खान साहब से भी नहीं की, तो इट्स ओके, वो कर लेंगे। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने भी दी। तो क्या हम इस स्टेटमेंट को सीरियस न लें कामरान साहब, चूंकि पाकिस्तान बाकी ममालिक की तरह तो नहीं है। इस खित्ते में अमन को लेकर, अमेरिका से कोऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री। तो क्या हम उनके बयान को ऐसे ही लें? आई थिंक वी शुड रिएक्ट ऑन इट। आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बल्कि ये भी कहा गया है कि ज़ाहिर है कि ब्राज़ील जो है, किसी ने ये कहा कि पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और ऐसे मुल्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये भी कहा गया कि ब्राज़ील जो है वो 6ठा दुनिया का आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, और अभी तक जो बाइडेन ने ब्राज़ील के भी सदर से बात नहीं की। लेकिन ब्राज़ील और पाकिस्तान में फ़र्क ये है कि इस वक्त अमेरिका को जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान की ज़रूरत है, और पाकिस्तान अमेरिका के साथ कोऑपरेट भी कर रहा है। 11 अगस्त को एक्सटेंडेड ट्राइका की एक मीटिंग भी हो रही है जिसमें पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका के जो खुसूसी नुमाइंदे हैं वो अफगानिस्तान के मामले पर बातचीत कर रहे हैं। तो एक तरफ अगर अमेरिका को पाकिस्तान की मदद चाहिए अमेरिका से निकलने के लिए, उनकी अफवाज के इनखला के लिए और वहाँ पर अमन कायम करने के लिए, तो ऐसी सूरत में तो अमेरिकी सदर को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बात करनी चाहिए। तो ये कहना कि और भी लीडर से वो बात करना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक कर नहीं पाए, ये कुछ समझ नहीं आती। मुझे जहां तक लगता है कि ये डिलिबरेट है अमेरिका की तरफ से, और वो डिलिबरेट इसलिए है कि शायद कहा यह जा रहा है कि जो बाइडेन है वो पाकिस्तान के बारे में जानते हैं और बहुत कुछ जानते हैं, तो उनको कोई ज्यादा तवक्कुआत नहीं है। उनको लगता है कि इमरान खान साहब से बात करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो फैसला कर चुके हैं कि अफगानिस्तान से निकलना है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये डिलिबरेट उनकी एक तरफ से पॉलिसी है, डिलिबरेटली पाकिस्तान को आप कह लें कि कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा है, तो इस वजह से शायद कॉल नहीं हो रही। इस डिलिबरेंस की ऑब्वियसली वजह वो कंफर्ट है जो ऐसे लगता है कि अमरीकियों को हासिल है। अगर वो कंफर्टेबल ना होते तो जरूर पाकिस्तान को इंगेज करते, जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमारे पास कुछ इंटरनल ऑप्शंस भी तो रहे हैं और बहुत ज्यादा रहे हैं। और विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग, पाकिस्तान ने सिचुएशन में एक तो बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया है पीस कीपिंग के लिए, लेकिन दूसरी जानिब सफर भी किया है। तो अब क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन, कोई ऐसा कार्ड, कोई ऐसी चीज मौजूद है? बहरहाल अगर अमेरिका को पाकिस्तान से उस तरह की उम्मीद नहीं है तो हमें भी अमेरिका से ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कोई किसी किस्म की फाइनेंशियल एड या सिक्योरिटी की टर्म्स में कुछ हेल्प किया जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल टाइम्स के ऊपर भी नहीं किया गया। तो फर्दर ये मामला अब जाएगा कैसे? डू वी हैव सर्टेन ऑप्शंस अफगानिस्तान को लेकर, या जो है जैसे है कि बुनियाद पे चलेगा? देखिए, ऑप्शंस तो यकीनन हर मुल्क के पास होते हैं, पाकिस्तान के पास भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है कि अमेरिका पाकिस्तान से बात करे या ना करे, जो बाइडेन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कॉल करें या ना करें, जो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर वहां पर खाना जंगी होती है, जो लग रहा है कि खाना जंगी वहां पे होने वाली है, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। तो अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं है। कल ही एक जो बहुत अहम पाकिस्तान के ओहदेदार है, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को क्या नुकसान है, अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा, नुकसान तो होगा पाकिस्तान को, नुकसान होगा ईरान को, नुकसान होगा चीन को, नुकसान होगा रूस को। ये इमीडिएट नेबर्स हैं। तो जो ऑप्शंस की बात है, अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि इसको किस तरीके से जो अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल है इसको उसमें कमी लाई जाए, तो उसके लिए ये जो ममालिक हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, जो इमीडिएट नेबर्स हैं, जिनको सबसे ज्यादा खतरा भी है अफगानिस्तान में खाना जंगी की वजह से, इनके साथ मिल करके किसी तरीके से वहां पर
हालात को काबू में रखा जाए। तो ये पाकिस्तान के पास ऑप्शन है जिस पर काम भी हो रहा है। अगर हाल ही में हमने देखा हो तो जो चीन में जो अफगान तालिबान का डेलीगेशन है, वहां पर मुल्ला अब्दुल गनी की क़यादत में वहां पर गया, वहां पर बात हुए। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जो खित्ते की दूसरी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर अफगानिस्तान में किसी तरीके से कोई पीस प्रोसेस को आगे लेकर के जाए। तो इस ऑप्शन के ऊपर यकीनन काम हो रहा है। तो अमेरिका पाकिस्तान से बात करे या ना करे, पाकिस्तान की जरूर कोशिश है। बहरहाल एक तासुर का इमरान बहरहाल मिल रहा है कि डिलिबरेटली है या फिर ऐसा है कि महज इसमें कुछ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अमेरिका बहरहाल एक फॉरग्रांटेडनेस का मैसेज दे रहा है बहरहाल पाकिस्तान को, और इस पे पाकिस्तान के सभी जो ताकतें हैं, चाहे वो पार्लिमानी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इसको इस पे ओबियसली एक नजरसानी करनी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, पाकिस्तान की पोजीशन इतनी वीक क्यों हो रही है। इन दी एंड में आज 5 अगस्त है और आज से 2 साल पहले जो भारत ने कश्मीर के अंदर किया, कश्मीर को एनेक्स करने की कोशिश की और कुछ ऐसे रूल्स वहां पे लेके आए जिसके जरिए वहां पे जो आबादी का तनासुब है उसको तब्दील किया जा रहा है। इवन कश्मीर की जो अपनी क़यादत है, जो भारत नवाज क़यादत थी, उसको भी नज़रबंद कर दिया गया कश्मीर के अंदर, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। तो इस सारी सूरत हाल पे पाकिस्तान जिस तरह इसको लेकर चला, आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में, और पाकिस्तान को सिफारती सतह पर मजीद क्या करना होगा कश्मीर के मामले पर? देखिए ज़ाहिर है कि दिन तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये एक रिमाइंडर है कि किस तरीके से जो एक 70-72 साल से एक स्टेटस को था कश्मीर के ऊपर, और उसको यकतरफा तौर पर भारत ने चेंज कर दिया, और एक डिफाइनिंग मोमेंट था क्योंकि उसके नतीजे में ही जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पहले भी खराब थे और वो खराब तर होते गए। क्योंकि 5 अगस्त 2019 का जब तक भारत ने कोई स्टेप नहीं लिया था, उस वक्त तक ये उम्मीद थी कि शायद जब री इलेक्शन होकर मोदी आए थे तो दोनों मुल्कों के दरमियान एक रप्रोचमा, और उसका इजहार कई दफा वज़ीर आज़म इमरान खान कर चुके हैं। दो कि उससे पहले बालाकोट हुआ, पुलवामा हुआ, उसको भुलाकर भी पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए तैयार था। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया तो उसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान की जो भी हुकूमत हो, चाहते हुए भी भारत के साथ आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि डोमेस्टिकली इस आइडिया को सेल करना बहुत मुश्किल है कि एक तरफ भारत यकतरफा तौर पर कश्मीर पर इस तरह के इक़दाम करे और उसके बावजूद जो है पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात करे। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? मेरे ख्याल में कल भी हमने देखा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हमारे वज़ीर ख़ारजा ने एक दफ़ा फिर खत लिखा। इससे पहले मुतअद्दिद बार हम उनको खतूत लिख चुके हैं, लेकिन सिवाय इसके कि ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज जरूर मिली। 2-3 दफ़ा हमने देखा कि इनफॉर्मली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर जरूर बात हुई, लेकिन उससे बढ़कर कोई बहुत ज्यादा हमें उस तरीके से कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, हमें ये समझना चाहिए 2-4 दिन में कश्मीर है और इस पे मजीद इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया कामिल यूसुफ, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन, बहुत अहम मौजू पे आपने बात की, अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से, पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, उसके साथ साथ जो कश्मीर की आज इंपॉर्टेंट दिन मनाया जा रहा है उसके हवाले से कमेंट किया। इसी नोट पर ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। दिमागी शरियान फटने के बायस शमीम आरा जी कई बरस तक कलील रहीं और फिर 5 अगस्त 2016 को यानी कि आज ही के दिन लंदन में 78 बरस की उम्र में खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिली, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके बरसारों के दिलों में जिंदा हैं। आज हमने उनको ट्रिब्यूट पेश किया और हमने उनको याद किया। 5 बरस बीत चुके हैं उनको हमसे जुदा हुए, लेकिन हम उनको आज भी याद करें। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। शो के दूसरे हिस्से में आ चुकी है और अब बारी हमारे सेगमेंट की, सफर शर्त की बारी है। और सफर शर्त में आज रन ऑफ कच्छ के बारे में बात हो रही है, जो कि पाकिस्तान का एक बेहतरीन सयाती मरकज बन सकता है। ये हमारी तहकीक भी है। कैसे बन सकता है आपको सेगमेंट के अंदर दिखाता है। सफ़र शर्त की इस किस्त में आपको खुशामदीद। मैंने अपनी सियाहत की जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है 15-20 साल, इसमें इस कदर देवमालाई जो ज़मीन है, ये सरज़मीन है, मैंने कम से कम नहीं देखी। इस कदर देवमालाहियत से भरपूर है और आपको आपकी आंखों से यकीन नहीं आता कि इस कदर वुसअत। और ये है रण ऑफ कच्छ। असल में ये बहुत मुश्किल होता है कि मैं ये कहूँ थार में कौन सी जगह है जिसने सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया। ये बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन अगर आप मुझे रैंकिंग का कहेंगे तो टॉप ऑफ द लिस्ट मैं रन ऑफ कच्छ को लिखूँगा, क्योंकि ये एक्चुअली इंसानी जो
अकल है या इंसानी आंख है वो एतबार नहीं करती इस मंजर पे कि इस कदर खूबसूरत मंजर और इतना वसी व अरीज और वास्टनेस और ये सब कुछ क्या है। और सबसे बढ़ के ये कि आप जो है वो रन ऑफ कच्छ जब भी आएँ थर आएँ तो रन ऑफ कच्छ तो आपकी टॉप ऑफ द लिस्ट डेस्टिनेशन होनी चाहिए। स्पेशली यहाँ पे जहाँ तक आपकी नज़र पड़ती है तो परिंदे ही परिंदे बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा हैं परिंदे। और जहाँ हम रन ऑफ कच्छ के हवाले से इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं वहाँ पे आपको रन ऑफ कच्छ के हवाले से इसकी ज़रा तारीख बताते जाएं। बहुत सी रिवायतों के मुताबिक पार्कर का इलाका पानी के नीचे था। जहां आज ये वसी व अरीज नमक का सहरा दिखाई देता है वहां पहले समंदर मौजें मारता था, लेकिन फिर वक्त के साथ पानी हट गया और ये एक बहुत बड़ा रेतला सहरा बन गया। कहा जाता है कि सिकंदर आजम जब सिंध से गुजरा उस वक्त कच्छ का ये सहरा समंदर की सूरत में था। सहरा नवर्द जो है वो इस वक्त रन ऑफ कच्छ में है और इसकी ये जो सफ़ेद चादर बिछी हुई है इस सफ़ेद चादर के ऊपर सिर्फ एक निशान है और वो है परिंदों के चलने के उनके पाँव के निशान। और मुकम्मल तौर पे ये जो चादर है ये उनके पाँव के निशानात से भरी हुई है और ये एक इंतहाई खूबसूरत मंजर है। और इसके अलावा मेरे पाँव के कुछ अब निशान हैं जो मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि इसको ज़रा सा भी इसके ऊपर कोई तब्दीली वाक़या हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है रन ऑफ कच्छ। और ये जो ख़त सहरा नवर्द ने आपको लिखा है इसके लिए उसके पास अल्फाज की कमी हो गई अचानक। और उस अल्फाज की कमी इस वजह से हो गई कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये जो मंज़र मैंने देखा तो जिसको कहते हैं ना आप गुंग हो गए। और उसके बाद मेरे पास ना कोई अल्फाज रहे और ना यहाँ पे अल्फाज से इस मंज़र को बयान किया जा सकता है, ना ही कैमरे की आंख से इस मंज़र को बयान किया जा सकता है। मैं हैरान हूँ कि अभी तक पाकिस्तान में कोई फिल्म या कम से कम मेरे इल्म में तो नहीं है कि कोई इस तरह की बहुत क्रिएटिव अंदाज से कोई फिल्म यहाँ पे शूट हुई हो, जबकि इतना खूबसूरत ये है, इतनी डेप्थ है पीछे भी। और फिर ये है कि वसअत है और मतलब आप पैदल चलते हैं या आप गाड़ी पे भी सवार हो तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो इस कदर खूबसूरत जगह पे इसको हमने, मुझे मालूम नहीं कि पाकिस्तान खैर सारी खूबसूरत है और सारी खूबसूरत जगह हैं, हम क्यों नहीं इसको दुनिया भर को दिखा पाते। रिवायात में है कि सुल्तान महमूद गजनवी जब 1024 ईस्वी में सोमनाथ फतह करने जा रहा था तो हर शख्स ने उसे यही खौफ दिलाया था कि कच्छ के समंदर की लहरें तुम्हारे लश्कर को गर्काब कर देंगी। यहाँ तक कि एक यूनानी सयाह जो 6ठी सदी ईस्वी में वहां से गुजरा उसने भी समंदर का जिक्र किया है। इन तमाम रिवायात का मतलब ये है कि कच्छ का सहरा, जिसे आज नमक का सहरा कहा जाता है, यहाँ पर समंदर हुआ करता था और उसकी अजीम शान बंदरगाह पारी नगर थी, जहां आज भी लोहे के टुकड़े और दूसरी इलामात देखने में आती हैं। पाकिस्तान में स्नो लेक एक द्योमालाई सरजमीन है। स्नो लेक में जब आप बर्फ़ का एक बहुत बड़ा मैदान देखते हैं तो उसमें जब चांद की चांदनी में सुना है कि एक अजीब पागलपन लोगों पे सवार हो जाता है। और इसके बारे में तार साहब ने बड़ा मुफस्सल लिखा भी है। यहाँ भी बिल्कुल मिलती जुलती एक ऐसी ही सरजमीन है। इस सरजमीन के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह ये नमक की चादर बिछी हुई है और वसअत है, जो कि ऑफकोर्स स्नो लेक से कहीं बढ़ के है कि स्नो लेक में तो आसपास पहाड़ आ जाते हैं, तो यहाँ पे जितनी वसअत है, अगर रात को चांद निकल आए तो फिर यानी वो जो कहते हैं चांद निकला तो उसकी वहशत में जिसको देखा उसी को चूम लिया। मतलब इतना आपको अंदर पागलपन हो सकता है। और मैं यकीनन किसी रोज़ यकीनन किसी दिन ज़रूर आऊँगा कि यहाँ पे चांद निकला हो और रन ऑफ कच्छ में यहाँ पे रात गुजारी जाए। सराय कच्छ की वुसअत 7000 मुरब्बा मील है। जब कच्छ का सहरा समंदर था तब दरिया सिंध की एक शाख हाकड़ो नामी पंजाब से निकलकर उमरकोट के मशरिक से बहती नगर पार्कर से होती हुई कच्छ के सहरा में जा गिरती थी। हाकड़ो सबसे कदीम नदियों में शुमार की जाती है। उस वक्त थर और पार्कर में दरख्तों की ऐसी बहुतात थी कि इंसान का चलना महाल था।
क्या आप यकीन करेंगे कि अयोध्या में जो सवारी के लिए हाथी पकड़े जाते थे वो भी इन्हीं हाकड़े वाले जंगलात से पकड़े जाते थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी हाकड़ों की बाबत इशारे दिए हैं। हाकड़ों का बहना कब बंद हुआ, इस बारे में बेशतर तारीखें खामोश हैं। रन ऑफ कच्छ के वाले से ट्रैवल एडवाइजरी ये है कि जब भी रन ऑफ कच्छ आएँ तो एक तो 4 व्हील ड्राइव इस तरह की गाड़ी हो, और दूसरा गाइड के साथ तो वैसे भी किसी भी जगह पे जिस तरह माउंटेनियस रीजन है या इस तरह की है या डेजर्ट है, उसमें आपको गाइड के बगैर कभी भी सफ़र नहीं करना चाहिए। रन ऑफ कच्छ में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे दलदल है और वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस जगह पे दलदल है। बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो फंस जाते हैं। तो ये काफ़ी यानी इस हवाले से एक मुश्किल जगह है, और अगर आपके पास गाइड है तो उसको इन रास्तों का मालूम है। अदरवाइज़ रन ऑफ कच्छ के हवाले से जो फोक टेल्स हैं वो भी हमें बताती हैं कि यहाँ पे जो है बहुत दूर से जो इमेज नज़र आता है किसी चीज़ का वो बहुत बड़ा नज़र आता है, और जब आप करीब जाते हैं तो वो इतनी बड़ी चीज़ होती नहीं है। ये ऑफ कोर्स कोई फिज़िक्स है। और दूसरी जो है वो ये कि यहाँ पे पुरानी में जो फोक टेल्स हैं उसमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी जो है वो हार बैठे, क्योंकि यहाँ पे जो वसअत है, वास्टनेस है, आपको कोई पता नहीं चलता कि किस तरफ रास्ता और कहाँ जाना है। और स्पेशली जो है रन ऑफ कच्छ में ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें जोग्राफिया चेंज होता रहता है। ये हो सकता है इससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा वसी हो, और मैं कभी सोचता हूँ कि काश ये झील फ्रेश वाटर होती, ये झील जो है ये मीठा पानी जिसको कहते हैं वो होता, तो शायद ये सारा डेजर्ट जो है ये इसकी तकदीर कुछ और होती। बहरहाल खैर ये तो एक ख्वाहिश है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये है कि रन ऑफ कच्छ की जो ब्यूटी है या खूबसूरती है, इसको कभी मिस न कीजिएगा। सहरा नवर्द को सफ़र शर्त में इस खत तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले खत में फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया जदीद से जदीद तर होती जा रही है और हर चीज़ अब डिजिटलाइज हो रही है। वो चाहे पैसों का लेन देन हो, असासों की महफूज मुंतकिली हो या नए नित नए तरीक़े हों, हर मामले के अंदर उसका डिजिटलाइजेशन से बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक बन रहा है। और किसी भी किस्म का असासा किसी और के इस्तेमाल में ना आ जाए और इससे आने वाली आमदन भी उसी को मिले और राइट्स भी उसी के पास रहें जिसका वो असासा है। इस हवाले से भी बड़े अहम इक़दाम हो रहे हैं। 30 जुलाई 2015 में फेसबुक पर शेयर होने वाली एक पोस्ट इतनी वायरल हुई कि दुनिया भर में बहुत शोहरत की बुलंदियों पर गई। बहुत से लोगों ने उसको कॉपी किया, पेस्ट किया और शोहरत की बुलंदियों को छुआ उसने। डिज्नी और अमेरिकन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने भी अपनी अपनी तरामीम के साथ, अपनी अपनी तब्दीलियों के साथ उसे अपनी जो कैंपेन्स थी उसके बीच में इस्तेमाल किया। इस मीम को जिसकी हम बात कर रहे हैं अब फरोख्त कर दिया गया है और ये $52,000 जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 8.4 मिलियन रुपीस बनते हैं, 84 लाख रुपए बनते हैं, इसमें फरोख्त हुई। बिल्कुल। और इस मीम को लाहौर की एक वेबसाइट ऑल्टर की मुआवनत से फरोख्त किया गया और इस मीम में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी मोहम्मद आसिफ रजा ने ना सिर्फ बड़े बड़े रंगीन जो कह लें अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल किया था, बल्कि मुदस्सिर की तस्वीर पर क्रॉस लगाकर, निशान लगाकर इस मीम को वैसे हम दिखाएंगे और टीवी स्क्रीन पर भी आगे आपको समझ आएगी। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया अपनी दोस्ती को, हाउ इट एंडेड और सारा कुछ। तो इस मीम के जो फाउंडर हैं उनके वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और जिस कंपनी की हम बात करें, जिस वेबसाइट की हम बात करें जिन्होंने इसको फरोग किया, उसकी भी फाउंडर्स हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ आसिफ है जो कि मीम फाउंडर है, उनको वेलकम करेंगे। आसिफ, बहुत शुक्रिया कि आपने में ज्वाइन किया। सेट पर हमारे साथ होंगे जैन नकवी और उमैर अहमद ख्वाजा, हम दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं जैन आपकी जानिब आऊंगी। अभी हमने देखा कि जिस तरह से ये मीम हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाते, बेसिकली इस मीम को फरोख्त करना, इसको आपके जो वेबसाइट है ऑल्टर जिसकी हम बात करें, ये पूरा मैकेनिज्म था क्या और बेसिकली ये आइडिया किस तरह से हुआ? बेसिकली कुछ महीनों पहले NFTs बहुत पॉपुलर हुए। NFTs आर नॉन फंजिबल टोकन्स। ठीक है। और ये आप समझ लेंगे डिजिटल असासे होते हैं। ठीक है। इनका एक थंबप्रिंट होता है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसका एक चेन लिंक बनता है और ये यूजुअली ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो जिस तरह क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करती हैं, सेम उसी तरीके से NFTs भी ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करते हैं।
और इनमें कोई जैसे बोलेंगे 2 नंबरी नहीं हो सकती। तो जिस तरह आपके अंगूठे का निशान नहीं चेंज किया जा सकता, सेम उसी तरीके से इनका बैकग्राउंड भी चेंज नहीं किया जा सकता। वी वर डिस्कसिंग कि क्या क्या कंटेंट है, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, साउथ एशिया में जनरली बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बहुत पॉपुलर हुए हैं, जिनकी चीज़ें बहुत वायरल हुई हैं, बट उनको अक्सर टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस कम होता है, या उन्हें पता नहीं होता, या वहाँ तक उनकी रसाई नहीं होती। तो हमने डिसाइड किया कि ओके, वी थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, सो लेट्स गेट सम पीपल ऑन बोर्ड और उनके साथ काम शुरू करते हैं। तो हमारे पहले जो समझ लें कोहोर्ट था, उसमें से एक आसिफ, मुदस्सिर और सलमान का मीम था, और हमने इसको इसलिए सबसे पहले लेके जाने की जो प्लान है वो इसलिए बनाया क्योंकि वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे आ रहा था और हमारा टाइम कोइंसाइड कर गया बहुत परफेक्टली। सो हमने कहा कि इससे ज़्यादा थीमेटिकली चीज़ बेहतर नहीं हो सकती कि वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे है, इनका मीम इज पॉपुलर इन द व्हेन एवर फ्रेंडशिप इज बीइंग डिस्कस्ड, सो लेट्स टेक देम फॉरवर्ड। और हमने फाउंडेशन जो कि एक NFT सेलिंग प्लेटफॉर्म है, उनके साथ कोलैबोरेट करके इस चीज़ को आगे लेके गए। सो अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और बड़ा मुझे तो बड़ा इसके अंदर टेक्निकल भी है, हाँ, इसलिए पैदा हो गया क्योंकि आपको क्रिएटिव भी होना है साथ साथ टेक्निकल होने के। मैं आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए इस आइडिया को लेकर। और फिर दूसरी बात, बड़ी पॉइंट जो मेरे माइंड में आ रही थी कि एक मीम तो अपनी जिंदगी या एक कंटेंट अपनी जिंदगी जी चुका होता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि इस मीम को हम देखें तो मुझे लगता है कि अपनी, क्योंकि जाहिर बात है वायरल हुई तो आपकी नजर में आई, तो उसके बाद भी इसके अंदर इतनी पोटेंशियल थी कि आपने कहा या किसी और मीम के अंदर कि उसको पिक किया जाए, जिस तरह जैन ने बताया कि ये मीम एक सब्सटेंशियल पार्ट है पूरी इंटरनेट की सोसाइटी का। तो बेसिकली हुएवर बॉट इट, ही बॉट द इंटरनेट हिस्ट्री, क्योंकि अगर वो वायरल है, ये वायरल मीम 2015 में वायरल हुई थी, उस वक्त अपलोड की गई, उस वक्त ये स्प्रेड हुआ, लोगों ने शेयर किया, और अभी तक इसकी रेलेवेंसी आपके पास मौजूद है। यहाँ पे फ्रेंडशिप कभी नहीं ख़त्म हो सकती, ज़िंदगी में लोगों के उतार चढ़ाव आते हैं, तो ये चलता रहेगा, ये हमारी दुनिया के साथ ये चीज़ चलती रहेगी, तो ये आने वक्त तक रेलिवेंट रहेगी। और जहाँ तक ये इसको सेल करने की बात है और इसकी रेलिवेंसी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द कंटेंट आउट देयर एंड सेलिंग इट टू दिस मच अमाउंट, तो वो बात ये है कि आपने इंटरनेट की हिस्ट्री परचेज की है। बिल्कुल, दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। आसिफ हमारे साथ है जिन्होंने ये मीम बनाई थी। आसिफ, मैं इस मीम के हवाले से आपसे जरूर जानना चाहूंगी, जब आपने ये मीम बनाई, क्या लड़ाइयाँ चल रही थी दोस्तों में, क्या आइडिया आया, फिर आपने इस मीम को एग्जीक्यूट करके सोशल मीडिया में डाल दिया। जरा अपनी इस मीम के आइडिया के हवाले से हमें बताएं। देखें, जब ये मैं 2015 में मैंने तस्वीर बनाई, मैंने मीम नहीं, मैंने तस्वीर बनाई अपने दोस्त, जब मेरे दोस्त मुदस्सिर से मेरी दोस्ती आर्जी तौर पे ख़त्म हो गई, हम किसी छोटी बात पे वो नाराज़ हो गया मुझसे, तो मैंने सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि अगर तुम मुझे छोड़ गए तो कोई बात नहीं मैंने अपने दोस्त को, सलमान को, अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। तो मैंने एक तस्वीर बनाई और सलमान से शेक हैंड की एक तस्वीर बनाई, मुदस्सिर की तस्वीर पे मैंने क्रॉस किया और वो फेसबुक पे अपलोड कर दी। तो देखते देखते 2 से 4-5 दिन के अंदर अंदर ये सारी दुनिया में वायरल होगी और मुझे इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई, मैसेजेस आना शुरू हो गए और लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया अपने अपने स्टाइल में। सही, तो इसका मतलब मुदस्सिर से आपकी दोस्ती हो गई फिर? जी, तकरीबन 1 से 1.5 माह बाद हमारी सुलह हो गई थी बाद में। इवन पहले तो मुदस्सिर काफी नाराज हुआ कि यार ये तुमने क्या किया है। उसने मेरे बड़े भाई को भी उसने बोला कि आसिफ ने देखे मेरी तस्वीर पे क्रॉस लगाया, तो सारे लोग मुझे कहते हैं एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। सो शायद इसकी यही वजह थी। ये सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं बनी बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए शायद मुस्तकबिल की बड़ी राह हमवार हुई है। इन्होंने मीम में नहीं फायदा इन लोगों को हुआ। तो अच्छा, एक तो ये कि एक चीज बन गई, मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो डिजिटल कंटेंट के अंदर डील करते हैं, वो खुद से क्योंकि ओब्वियसली क्रिएटिविटी इज समथिंग नेचुरल, जैसे उन्होंने कहा नेचुरली मैंने बनाया एंड इट गोज वायरल, सो इज दैट सारिम साहब हमारे शो में थे, वो जो डिसअपॉइंटमेंट वाला उनका मीम बहुत ज्यादा वायरल हुआ, उन्होंने भी कहा इट वाज नेचुरल, बन गया। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसको क्रिएट करवाया जाए आप जैसी एजेंसीज, या फिर नहीं इट्स नेचुरल, यू हैव टू पिक द नेचुरल कंटेंट? आई थिंक अगर वायरलिटी क्रिएट हो सकती होती तो अभी तक जो एडवर्टाइजर्स हैं वो उस चीज़ पे कैश इन कर चुके होते, लेकिन वायरलिटी एक ऐसी चीज़ है जो क्रिएट हो नहीं सकती। तो वेदर इट्स सारिम्स केस, वेदर इट्स मुदस्सिर, सलमान एंड आसिफ्स केस, और वेदर इट्स समथिंग एल्स लाइक फॉर एग्जांपल लाइक पार्टिकल कौरी हो रही है, तो वो मोमेंट होती है, कोई रिलेशनशिप होती है लोगों के साथ, या कोई इमोशन जुड़ा होता है।
वो जाके आगे अगर अपना इफेक्ट कर दे तो वायरलिटी का एक स्नोबॉल Element क्रिएट हो आ जाता जाता है है। जो बड़े से बड़ा होता जाता है। सही। लेकिन मेरा ख्याल बहुत मुश्किल काम है कि आप एक चीज़ को बनाएं और सोच के ऐसे बनाएं कि मैं इसे वायरल करूंगा और फिर मैं इसे बहुत सारे पैसों में फरोख्त करूंगा। सो या ऐसे बनता नहीं। अच्छा, अभी जिस तरह से आपने कहा कि कुछ मार्केटिंग का फैक्टर या वो भी एक मेरे ख्याल से ऐड ऑन हो जाता है लोगों को अपनी चीज़ों का। जैसे अब हमने अगर पारी हुई भाई गर्ल्स की बात करें तो शायद उनकी फॉलोइंग थी ऑलरेडी, शी वाज अ ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, इसी तरह से हम बहुत सारे लोग देखते हैं सारे वगैरह को भी। तो आपको लगता है मार्केटिंग का एक फैक्टर भी हो जाता है और जो आपकी वेबसाइट है या आपकी कंपनी ऑल्टर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को केटर करती है? हमारा अपना काम टू फोल्ड है। हम साउथ एशियन क्रिएटर्स को, ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिएटर्स को, बिकॉज देयर आर अदर पीपल ऑन बोर्ड विद अस एज वेल, हम उन मार्केट्स में लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे NFTs बहुत पॉपुलर हैं। बिकॉज उन मार्केट्स के भी अपने डायनामिक्स हैं और आपको समझना पड़ता है कि कौन खरीदेगा, किस तरह का काम खरीदेगा, उसके अपने कहाँ पे पिच करेंगे आप, कहाँ पे पिच करेंगे, बायर्स के अपने क्या इंटरेस्ट है। सो फॉर एग्जांपल आसिफ के केस में जो मतलब जिन्होंने हाईएस्ट बिड की और इतनी सारी बड़ी रकम लगाई है इस मीम के लिए, उनकी पहले भी कलेक्शन में बहुत सारे इंटरनेट के हिस्टोरिकल। बाय द वे, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस मच बिग अमाउंट इसके लिए? एक्सपेक्टेशन थी आपकी? नॉट। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? नॉट एट ऑल। आई वुडंट वांट टू गिव अ नंबर, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड मे बी 1.52 million पाकिस्तानी। So, yeah, इतनी की हमें उम्मीद थी because obviously we've worked for a couple of months for this. That's really time हमारे पास बहुत कम है। Zan and Umair, thank you very much for being with us। आप दोनों हमारे साथ थे। And the legend आसिफ, थैंक यू वेरी मच। आपकी एक फ्रेंडशिप के अंदर जो ब्रेक थी उसने पूरे पाकिस्तान को तो हिलाई दी और बहुत सारे लोगों की नई राहें खोल दी। बहुत शुक्रिया आप तीनों शक, और इनके को फाउंडर अयाज भी हैं, उनका भी इन्होंने जिक्र किया, तो सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। आप भी इस हवाले से अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको क्रिएटिव कीजिए, मे बी कल आपकी मीम भी वायरल हो जाए, $53,000 में बिक जाए। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि नए टैलेंट्स आपको मिलवाते रहते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब किसी नई आवाज़ को, किसी नए फनकार को आपके सामने लेकर आते हैं और आपसे उसको मुतारिफ कराते हैं। आज हमारे साथ ज़ायरा अली मौजूद हैं, सिंगर हैं, शी इज़ जस्ट 17 और बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ की मालिक हैं। मैंने इनको जब सोशल मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पे सुना, तो हमने ज़रूरी समझा कि इनको हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और लाइव ज़रा सुने और इनकी फ्यूचर प्लान्स भी इनसे पूछें कि ज़ायरा आसिम के साथ भी गा चुके हैं। तो मेहाल से अब ज़ायरा का इंट्रोडक्शन कराते हैं। ज़ायरा, टू एक्सप्रेसो, कैसी हैं आप? Thank you for having me on your show. I'm great. How are you guys? गुड गुड गुड। ज़ायरा, इतनी कम उम्र में आप इतना अच्छा माशाल्लाह गाती हैं, सोशल मीडिया पे ही हमने आपको सुना है, वैसे तो अभी हम आपको लाइव सुनने वाले हैं। सिंगिंग का शौक कैसे हुआ? सिंगिंग का शौक बचपन से ही था, गॉड गिफ्टेड। स्कूल में क्वायर में थी, लीड सिंगर थी। आई इवन गॉट द टाइटल सिंगर ऑफ द स्कूल। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्कूल आई थॉट कि म्यूज़िक को ही मुझे परस्यू करना चाहिए। सो आई स्टडीड म्यूज़िक फ्रॉम किनेट कॉलेज और अभी मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया किनेट से। देन आई टुक पार्ट इन ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। उसमें ऑल ओवर पाकिस्तान सिंगर्स आते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, गज़ल, फोक, क्लासिकल। सो आई पार्टिसिपेटेड इन क्लासिकल कैटेगरी एंड अल्हम्दुलिल्लाह गॉट सेकंड पोजीशन। तो उसके बाद इंटरेस्ट और डेवलप हुआ, प्रैक्टिस की। तो यस, आसिम अजहर के साथ गाना गाया, कैसा एक्सपीरियंस था? इट वाज अमेजिंग, ही इज़ माई इंस्पिरेशन। तो प्रिटी रैंडम था, ही वाज सिंगिंग, तो आई शाउटेड फ्रॉम द क्राउड कि आई वांट टू सिंग विद यू। तो इट वाज प्रिटी नाइस एंड ही वाज सो हम्बल इनफ टू शेयर हिज स्टेज विद मी। सो इट वाज अमेजिंग। अच्छा, आप जैसे बच्चे यूजुअली क्लासिकल के तो पास नहीं फटकते वो मतलब पॉप रॉक सुन रहे होते हैं, मेलोडियस म्यूजिक सुन रहे होते हैं, उनकी चॉइसेस डिफरेंट होती हैं, बट यू हैव ऑप्टेड क्लासिकल म्यूजिक और न सिर्फ आपने सुनना शुरू किया बल्कि आपने गाना भी शुरू किया। तो हाउ डिड इट हैपन एंड डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट समहाउ? इस एज के अंदर क्लासिकल करना कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्लासिकल म्यूज़िक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना अगर आप एक वोकलिस्ट बनना चाहते हैं। तो क्योंकि मेरा कॉलेज ईस्टर्न म्यूज़िक की स्टडीज़ को ही कर रहा था, तो क्लासिकल थोड़ा सा मुश्किल था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने परफॉर्म किया राग फर्स्ट टाइम जो मैंने अपने कंपटीशन में परफॉर्म किया था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट मेरे उस्ताद जो हैं, उस्ताद अब्दुल रऊफ साहब, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। तो फ्रेंड्स वगैरह छेड़ते नहीं है क्या राग गाती रहती है? ऑफ कोर्स, मतलब समटाइम्स समटाइम्स तान लगा रही हूँ, सरगम कर रही हूँ, तो कहते हैं व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है। अच्छा ज़ायरा, विदाउट एनी डिले हम आपसे कुछ सुनने वाले हैं, अब आप हमें बताएं। मैं मैडम नूरजहान की गज़ल नियत शौक सुनाऊंगी। ज़बरदस्त। नियत शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं,
नीयते शौक भर ना जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नीयते शौक भर ना जाए कहीं। वाओ वाओ वाओ, दैट्स रियली गुड, लवली। माशाल्लाह। और गला तो आपका बहुत इजाज़त दे रहा है आपको कि इसको मज़ीद पक्का करके आप गाएं, तो मुझे लगता है कि मोर प्रैक्टिस वुड ब्रिंग यू ऑन अ बेटर प्लेस। तो क्या इरादे हैं फर्दर? अपना कोई सिंगल ओरिजिनल कुछ किया? जी, ओरिजिनल मैंने अपना खुद कंपोज किया, लिरिक्स एंड म्यूज़िक भी खुद बनाया ऑन माई फ़ोन। तो व्हेन आई वाज 16 a year back। ट्यून जरा सुनाए हमें, किस टाइप की ट्यून बनाए, हम चेक करना चाहते हैं कि आप क्या बनाना चाह रही हैं। मैं देखूं तेरी राहें हाँ सुबह तक, रहूं मैं तेरी बाहों में चले जहाँ तक, मैं देखूं तेरी राहें हाँ, मैं देखूं तेरी राहें। That's nice. Very nice. अच्छा ज़ाहिर, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अभी खुद से शुरू किया है, अभी आप सिंगिंग सीख भी रही हो, ऑब्वियसली बहुत सारे एज में आपको बहुत सारे मुख्तलिफ लोग पसंद आते हैं। अभी करंट फेवरेट कौन है आसिम के अलावा? हाँ, आइडियलाइज करती हो फीमेल सिंगर्स में? अच्छा, फीमेल सिंगर्स में मैडम नूरजहान, ऑफ कोर्स शी इज़ अ लेजेंड, एंड मैम नाजिया हसन, जस्ट बिकॉज शी ब्रॉट पॉप म्यूजिक पाकिस्तान में, कुछ डिफरेंट लाइन थी वो, तो बहुत इंस्पायर। अच्छा, आपका टोन भी थोड़ा वैसे ही है, मैं सुन रहा था, आपका टोन भी थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है। और जो कंटेम्प्रेरी इस वक्त गा रहे हैं, इसमें कोई फीमेल आर्टिस्ट में कोई पसंद है जो भी गा रहे हैं लोग? आयमा बेग, शी इज़ वेरी वर्सेटाइल, एंड निश अशर, उनका OSTs करती हैं वो, तो शी इज़ अमेजिंग। अच्छा, तो उन्हीं को आप सुनती हैं, ठीक है। अब हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ और अच्छा सा कुछ सुनाइए। जी, if you want. अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर, अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी, के धूप छाओ, के धूप छाओ का आलम रहा, जुदाई ना थी, वो हम सफर था, वो हम सफर था। ऐसा होता है घर में कभी अम्मी अब्बू कहें कि कुछ सुनाओ, या इनकरेज करते हैं आपकी म्यूजिक को? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे फादर को काफ़ी इंटरेस्ट है म्यूजिक में। सुनते हैं आपको? तो बिल्कुल। क्या आप ज्यादा सुनना पसंद करते हैं आपसे? क्लासिकल भी, गज़लें भी, मोस्टली उनका थोड़ा वो जो पुराना म्यूजिक है वो ज़्यादा उसको एडमायर करते हैं। नॉर्मली इस एज में ना जब आप सिंगिंग शुरू करते हो स्टडीज़ के दौरान, तो पेरेंट्स थोड़े रिलक्टेंट होते हैं कि अच्छा पढ़ाई पे तवज्जो दो, अभी नहीं गाना, कुछ इस तरह की डिफिकल्टीज नहीं? नहीं, मैंने हमेशा बैलेंस रखा है अपनी स्टडीज़ में भी और म्यूजिक में भी, तो इस तरह मतलब स्कोर अच्छा कर लेती हूँ, तो फिर पेरेंट्स को कोई मसला नहीं होता। तो बेहतरीन होगा। बहन भाइयों में कोई है आपके? आई एम अ सिंगल चाइल्ड। ओके, लवली। फिर तो भी हाल से अम्मा अब्बा के लाडले हो, तो वो तो फौरन कहते हैं जो करना है। मैंने ये भी देखा कि अच्छी आवाज के ना कुछ जगहों पे आपको बड़े फायदे होते हैं, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, इवन पेरेंट्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में। कभी कोई फायदा हुआ बीइंग अ सिंगर, कहीं पे आपने कुछ गाया हो और उसका कोई फायदा हो गया हो आपको, अदर देन बीइंग? बिल्कुल ऐसे ही है। कॉलेज में पॉपुलैरिटी ऑफ कोर्स, एंड देन आई सैंग विद शुजा हैदर सर उनके कॉन्सर्ट पे, तो उससे ये हुआ कि आई गॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय हिम, ही रीच्ड आउट टू मी, एंड दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो आपने उनके साथ रिकॉर्ड किया? नॉट येट, इंशाल्लाह सून,
बट उनके साथ परफॉर्म किया था, उनके कंपटीशन में पार्ट लिया था, पाकिस्तान में से टॉप 12 में मैंने क्वालिफाई किया था उसमें। अच्छा, आई रिमेंबर जब श्रेया घोषाल बहुत मशहूर इंडियन सिंगर हैं, उन्होंने शी वाज जस्ट 16 जब उन्होंने देवदास के गाने गाए थे। और कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके मुताबिक इस वक्त वो सबसे महंगी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड सिंगर है इंडिया के अंदर। तो यू आर 17 नाउ, दो कि यू स्टिल नीड टू वर्क अ लॉट, ऑब्वियसली लर्निंग तो जारी रहती है, लेकिन अभी आप इस स्टेज पे हो कि आप प्रोफेशनली गा सकते हो। तो डू यू थिंक अबाउट एनी कंपोजर जिसके साथ अगर आपको चांस मिले तो आप जरूर करोगे, या आपकी ख्वाहिश है कि आप काम करो? जैसे शुजा का नाम आपने लिया, सायर अली बग्गा कर रहे हैं म्यूजिक, शानी अरशद हैं, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में। आई लुक अप टू कासिम अजहर। कासिम अजहर जो आसिम के भाई हैं बड़े। जी, ही इज अ ग्रेट कंपोजर एंड ऑफ कोर्स जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, बहुत सारे लोग इस वक्त ज़ाहिरा आपको देख रहे हैं जो अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि फिर हमें एक ब्रेक लेनी है, हमने गाना भी सुनना है, लेकिन मैं आसिम का गाना सुनना है। हाँ, एक गाना और साथ साथ एक मैसेज हमारे देखने वालों के लिए, उन यंग बच्चियों के लिए जो आपको देख रही हैं और सिंगिंग की तरफ आना चाहती हैं। मेरा यही मैसेज है कि आप लोग अगर सिंगिंग तरफ आना चाहते हैं, प्लीज़ डू अपलोड ऑन योर सोशल्स। आप इसको लेकर चलें, स्टडीज़ को भी लेकर चलें, लेकिन म्यूज़िक को भी बिल्कुल ना छोड़ें। सोशल्स पे अपने और करते रहें, तो उससे आपको रिकग्निशन भी मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप होगा। तो और भले आपके दोस्त कहते रहे कि तू अच्छा नहीं गाता, तू अच्छी नहीं गाती, गाते रहें। ये इनकी बातों कोई भी कभी भी हिट हो सकता है। मीम भी तो हिट हुई है जो आपने 8.4 मिलियन। आसिम का कोई गाना अगर जो तू ना मिला, क्योंकि कासिम का आपने नाम लिया तो कासिम ने इस गाने को प्रोड्यूस किया था, जो तू ना मिला। सो इफ यू कैन सिंग 2 लाइन्स फॉर अस। कल थे यही क्यों अब नहीं, तुम और मैं साथ दोनों, क्या मिल गई तुमको खुशी हो के जुदा, ये तो बोलो। प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया 2 पल में, तू बन के याद रहे, फरियाद रहेगा दिल में। क्यों अब एक लफ्ज़ नहीं दिल कहने की हालत में, सोचा कहूँगा एक दिन, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। Okay, wow, that's amazing, Zaira. Thank you very much for coming, and it's great having you. Wish you best of luck for your future. Keep doing good music. Thank you for having me on your show, and it is a great initiative, young talented बच्चों को promote करना. So thank you. We'll keep on doing that. Thank you so much for joining. Zaira अली हमारे साथ मौजूद थी, 17 years old हैं, बड़ा जबरदस्त गाती हैं। इनको सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर इनके गाने सुन सकते हैं, बड़ी सुरीली हैं। इन्हीं रोपा जी, ब्रेक ले लेते हैं। जी लीजिए, ब्रेक ले लेते हैं। एक्सप्रेसो में एक बार फिर खुशामदीद। और अब आपको पाकपतन लेकर चलते हैं, जहां हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 779वें उर्स की तकारीब जारी हैं, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो तकरीबात हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, उनका इनेकाद किया जाता है। यहाँ पे हमारे नुमाइंदे शेख मुनीर साहब मौजूद हैं, जो कि हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। और यहाँ पे आपको ये भी बताएं कि बेहश्ती दरवाज़ा इस दफ़ा 2 दिन के लिए खोला जा रहा है, पहले 5 दिन के लिए खुलता था। तो शेख मुनीर साहब हमारे साथ है। शेख साहब बताइएगा क्या तफसीलात? इस वक्त नाज़रीन हम आपको दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के अहाता में ले चलते हैं। यहाँ पर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 779वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। 15 रोज़ा तकरीबात महदूद कर दी गई हैं। कोरोना वबा के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने तकरीबात को महदूद किया हुआ है, जिसकी वजह से बहिश्ती दरवाज़ा भी अलामती तौर पर 2 दिन के लिए खोला जाएगा। बहिश्ती दरवाज़ा जो बड़ी रस्म है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के मज़ार की, वो 5 और 6 मुहर्रम हराम को खोला जाएगा। ज़ाहिरीन अकीदत के साथ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के मज़ार पर आकर हाज़िरी दे रहे हैं और मुल्की और कौमी सलामती के लिए दुआ भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल मुख्तार की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और दीगर अजला से भी पुलिस की सिक्योरिटी को तलब किया गया है। फौज और रेंजर को भी अलर्ट रहने का कहा गया है। ज़िला इंतजामिया और महकमा औकाफ ने रश के लिए आर्जी तौर पर
40 हैंगिंग गेट और आर्जी दीवारें भी तमीर की गई है। ठीक है शेख मुनीर, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए इस मौके के ऊपर। और हमारी दुआ है कि जो तालीमात हैं इन सूफिया की वो हम तक पहुँचे। इनकी तालीमात मोहब्बत है, मोहब्बत का फैलाव है, मोहब्बत का बांटना है और नफ़रतों को ख़त्म करना है। इस पर हम बात करते रहेंगे जी। अब जिक्र करते हैं हम कुछ कुरैशपूर साहब का। बोन ज़ुल्करनैन कुरैशी 1932 को आज ही के दिन पैदा हुए और PTV के मशहूर प्रोग्राम कसौटी के मेज़बान थे और क्या कमाल मेज़बान थे। एक हमारे पास डिजिटल रिपोर्ट है, इसी हवाले से आपको दिखाते हैं। हमने कुरैशपुर साहब को ट्रिब्यूट पेश किया जनाब। अब शो का वक्त खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते हम विश ज़रूर करना चाहेंगे आकिब जावेद, फास्ट बॉलर, लिविंग लेजेंड है हमारे, बड़े ज़बरदस्त इन्होंने अपना करियर गुजारा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच भी रहे, उसके साथ साथ ये उसको एज अ क्रिकेटर सर्व भी करते रहे। 1972 में पैदा हुए, ये 5 अगस्त को, एज इनकी 48 ईयर्स है और इनको आज हम हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे आकिब जावेद। और PSL की मशहूर टीम लाहौर कलंदर के कोच हैं, मेंटोर भी हैं उनके। आकिब भाई हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स। दोबारा आपने आना था हमारे शो में, अगर देख रहे हैं तो जल्द आइए, वापस आना है। हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए सोशल मीडिया हैंडल से। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।